नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम गोता लगा रहे हैं ज्ञान को व्यवस्थित करने की दुनिया में, और हमारे गाइड हैं एक बहुत बड़े भारतीय विचारक एस.आर. रंगनाथन। हमारे पास उनके काम वर्गीकरण के सिद्धांतों की विशेषताएं से कुछ ज़रूरी हिस्से हैं। मकसद ये समझना कि कैसे रंगनाथन ने, आप कह सकते हैं, जानकारी को जमाने के काम को, जो पहले शायद थोड़ी कला ज़्यादा थी, उसे विज्ञान का रूप दिया। उनके नियमों के पीछे की सोच क्या थी, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और रंगनाथन को ऐसे ही पुस्तकालय वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण वैयाकरण नहीं कहते। उन्होंने अपने गुरु W.C.B. सेयर्स के काम को बहुत आगे बढ़ाया। उनका एक बड़ा योगदान था वर्गीकरण की पूरी प्रक्रिया को 3 स्तरों या प्लेन्स में देखना। पहला, विचार स्तर यानी आइडिया प्लेन, जहां सारी सोच विचार होती है। फिर शाब्दिक स्तर, वर्बल प्लेन, जहां सही शब्द चुने जाते हैं। और आखिर में अंकन स्तर, नोटेशनल प्लेन, जहां कोड या नंबर दिए जाते हैं। आज हम खास तौर पे बात करेंगे विचार स्तर की। ये वो दिमागी कसरत है, फाउंडेशन है पूरी इमारत का। विचार स्तर, अच्छा, तो ये प्लानिंग स्टेज जैसा हुआ। यहाँ असल में होता क्या है? मतलब हम चीज़ों को बांटते हैं, फिर जमाते हैं, और आपने कहा ये बंटवारा विशेषताओं या कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर होता है। ये विशेषताएं, ये क्या बलाएं? हाँ, रंगनाथन के हिसाब से विशेषता कोई भी ऐसा गुण है या क्वालिटी या कोई भी आधार जिससे आप किसी एक ग्रुप को कम से कम 2 अलग ग्रुप में बांट सकें। उन्होंने इसके लिए पैरामीटर शब्द भी इस्तेमाल किया। मतलब वही है, देखिए, किसी भी चीज में अनगिनत गुण हो सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो वर्गीकरण कितना सफल होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन सी विशेषता चुनते हैं और फिर उन्हें किस क्रम में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सोच समझकर फैसला लेना होता है कि किस आधार पे बांटना है। अच्छा, तो जैसे किसी काम के लिए सही औजार चुनना, कौन सा हथौड़ा इस्तेमाल करें, ये बात कुछ समझ आ रही है। और आपने बताया था कि रंगनाथन ने इसके लिए नियम भी दिए हैं 2 तरह के। हाँ बिल्कुल। पहले तो विशेषताओं को चुनने के नियम, उन्हें कैनन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, ये 4 हैं। और दूसरे, उन विशेषताओं को किस क्रम में लगाना है, उसके नियम कैनन्स ऑफ सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 3 हैं। ठीक है, तो पहले वाले से शुरू करते हैं, विशेषताओं को चुनने वाले नियम। पहला है विभेदन, डिफरेंशिएशन। सुनने में तो आसान लगता है, मतलब जो चीज सब में एक जैसी हो उसे मत चुनो। हाँ, मोटे तौर पर यही मतलब है, लेकिन इसमें एक बारीकी है। सिद्धांत ये कहता है कि ऐसी कोई विशेषता न चुने जो पूरे ग्रुप में एक जैसी हो। क्यों? क्योंकि वो कोई फर्क ही नहीं पैदा करेगी, बंटवारा नहीं होगा। बिल्कुल। जैसे अगर आपके पास सारे कौवे हैं तो उन्हें काला होने के आधार पर और नहीं बांट सकते, वो तो सब काले हैं। या मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस के छात्र हैं तो उन्हें लाइब्रेरी साइंस का छात्र होना, इस आधार पर आगे ग्रुप्स में नहीं बांट सकते। हाँ। अगर उस गुण में कुछ वेरिएशन हो, जैसे इंसानों की आंखों का रंग अलग अलग होता है, तो आंखों के रंग के आधार पर बांट सकते हैं। सिर्फ 2 आंखें होना काफी नहीं है। जरूरी यह है कि विशेषता ऐसी हो जो ग्रुप को कम से कम 2 हिस्सों में तोड़े। अच्छा, जैसे छात्रों को हम लिंग के आधार पर बांट सकते हैं, या किस विषय में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उस आधार पर। समझ गया, विशिष्टता ऐसी हो जो सच में अंतर पैदा करे। ठीक है, तो पहला नियम हुआ फर्क पैदा करो। लेकिन क्या सिर्फ फर्क काफी है, या वो फर्क हमारे मकसद से जुड़ा होना भी जरूरी है? यहीं पर आपका दूसरा सिद्धांत आता है, प्रासंगिकता या रेलेवेंस। बिल्कुल सही। और ये शायद सबसे अहम और थोड़ा पेचीदा सिद्धांत है। प्रासंगिकता पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि हम वर्गीकरण कर क्यों रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए हमें कुछ लोगों को ग्रुप्स में बांटना है। आधार बहुत हो सकते हैं, उम्र, कद, वजन, भाषा, शिक्षा, कुछ भी। हाँ। अब अगर उद्देश्य फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ग्रुप बनाना, तो शायद कद, वजन, फिटनेस लेवल, ये सब प्रासंगिक है। लेकिन अगर उद्देश्य है गणित पढ़ाना, तो यही कद, वजन वगैरह अप्रासंगिक हो गए। वहां शायद उनकी पिछली पढ़ाई या समझने की स्पीड ज्यादा प्रासंगिक होगी। तो कोई विशेषता अपने आप में सही या गलत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उद्देश्य के हिसाब से काम की है या बेकार। हाँ। और यहीं पे रंगनाथन कहते थे कि ये काम मशीन का नहीं है, इसमें अनुभव लगता है, समझ लगती है। उन्होंने कहा, जीनियस, फ्लेयर एंड एक्सपीरियंस। बहुत सारी विशेषताओं में से अपने मकसद के लिए सबसे सही चुनना आसान नहीं होता। हाँ, ये बात तो है।
मकसद बदलते ही सही आधार भी बदल जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, तीसरा सिद्धांत है निश्चयात्मकता, असर्टेनेबिलिटी। ये सुनने में लग रहा है कि चीजें ठोस होनी चाहिए, जिन्हें हम जान सकें, साबित कर सकें। बिल्कुल। इसका मतलब है कि विशेषता ऐसी हो जिसे हम अपनी इंद्रियों से समझ सकें या माप सकें, या जिसे ऑब्जेक्टिवली पता लगाया जा सके बिना किसी शक शुभे के। वो काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, अटकलों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी के पिछले जन्म के आधार पर लोगों को बांटना। हो सकता है किसी खास मकसद के लिए ये प्रासंगिक लगे किसी को, पर इसे आप निश्चित रूप से जान तो नहीं सकते ना। हाँ, ये तो सही है। तो ये वर्गीकरण का अच्छा आधार नहीं है। इसी तरह विशेषता व्यक्तिपरक, मतलब सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। जैसे शिक्षकों को बहुत अच्छा या ठीक-ठाक में बांटना, या लेखकों को महान या साधारण में। लेकिन ऐसा तो होता है, लोग मानते हैं कुछ टीचर ज्यादा अच्छे हैं, कुछ लेखक महान हैं। हाँ, मानते हैं, पर ये बहुत हद तक देखने वाले पर निर्भर करता है ना? जो टीचर एक छात्र को बहुत पसंद है, हो सकता है दूसरे को उबाऊ लगे। तो ऐसी विशेषताएं कंफ्यूजन पैदा करती हैं, एक ठोस वर्गीकरण नहीं बनाती। मतलब हमें तथ्यों पर टिके रहना है। तो तथ्य जिन्हें जांचा परखा जा सके, समझ गया। और इस पहले सेट का आखिरी सिद्धांत, स्थायित्व, परमानेंस। इसका मतलब वर्गीकरण ऐसा हो जो टिकाऊ हो, वक्त के साथ बदले नहीं। हाँ, बिल्कुल। मतलब जिस विशेषता के आधार पर हम बांट रहे हैं वो खुद ही बदलती न रहे। जैसे लेखकों को उनकी प्रसिद्धि के आधार पर बांटना ठीक नहीं, प्रसिद्धि तो आती जाती है। हाँ, जैसे शेक्सपियर का उदाहरण दिया था आपने। बिल्कुल। वो अपने जीवन काल में उतने प्रसिद्ध नहीं थे जितने आज हैं। और कितने लेखक होते हैं जो जीते जी मशहूर होते हैं, बाद में कोई पूछता नहीं। इसी तरह किसी को उसके पहने हुए कपड़ों के रंग के आधार पर आप हमेशा के लिए कैसे वर्गीकरण करेंगे? कपड़े तो बदल जाते हैं। हाँ, ये तो है। हाँ, त्वचा का रंग है या कद है, ये चीजें ज्यादा स्थायी हैं। रंगनाथन ने मजाक में भारतीय राजनेताओं का भी उदाहरण दिया था, जो अक्सर पार्टियां बदलते रहते हैं। अच्छा। तो उन्हें किसी एक विचारधारा के खांचे में डालना मुश्किल है। अगर हम ऐसी बदलने वाली विशेषताओं का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे ग्रुप स्थिर नहीं रहेंगे, चीजें इधर से उधर होती रहेंगी, वर्गीकरण बेकार हो जाएगा। लेकिन इसमें एक पेच भी बताया था आपने। हाँ, एक छोटा सा पेच है। अगर किसी चीज की प्रकृति ही बदलना हो, जैसे प्रवासी पक्षी होते हैं, मौसम के साथ जगह बदलते हैं, तो ये बदलने की प्रकृति अपने आप में एक स्थायी विशेषता बन सकती है जिसके आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। अच्छा, दिलचस्प है। तो संक्षेप में ये 4 सिद्धांत, विभेदन, प्रासंगिकता, निश्चयात्मकता और स्थायित्व, ये हमें सही आधार चुनने में मदद करते हैं। ऐसा आधार जो फर्क लाए, मकसद से जुड़ा हो, जिसे जान सकें और जो बदले नहीं। बिल्कुल, ये एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल है वर्गीकरण के आधार के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास अच्छे औजार यानी विशेषताएं चुनने के नियम हो गए, पर कई बार हमें एक से ज्यादा विशेषताओं का इस्तेमाल करना पड़ता है ना? हाँ, अक्सर। तो सवाल ये उठता है कि उन्हें किस क्रम में इस्तेमाल करें, कौन सी पहले, कौन सी बाद में। यहीं पर आपके दूसरे सेट के सिद्धांत आते हैं, विशेषताओं के अनुक्रमण, सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के सिद्धांत। पहला है सहवर्तिता, कॉन्कॉमिटेंस। हाँ, सहवर्तिता। ये सिद्धांत कहता है कि जब आप एक के बाद एक विशेषताएं लगा रहे हों तो ऐसी 2 साथ में ना चुने जिनका नतीजा हमेशा एक ही ग्रुप निकले। मतलब दोहराव से बचें। ऐसा तब हो सकता है जब 2 विशेषताएं लगभग एक ही बात कह रही हों। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप छात्रों को पहले बांटते हैं 20 साल से ज्यादा उम्र और 20 साल से कम उम्र में। हाँ। और फिर अगली विशेषता चुनते हैं जन्म 2004 से पहले और जन्म 2004 के बाद। मान लीजिए अभी 2024 है। हाँ। तो ये तो एक ही बात हो गई लगभग। बिल्कुल। ये दूसरी विशेषता कोई नया बंटवारा नहीं कर रही, ये वही बात कह रही है जो पहली ने कही थी। इसी तरह पुरुष महिला में बांटने के बाद फिर से आदमी औरत में बांटना बेकार है। और इसी से जुड़ा एक और जरूरी विचार है जिसे रंगनाथन ने अलग से सिद्धांत तो नहीं कहा, पर वो उनके काम में दिखता है और सेयर्स जैसे लोगों ने कहा भी है कि विशेषताओं को हमेशा व्यापक से संकीर्ण, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक के क्रम में लागू करना चाहिए, बड़े दायरे से छोटे दायरे की तरफ। हाँ, जैसे पहले वैज्ञानिक चुने फिर उसके अंदर जीव विज्ञानी। उल्टा नहीं कर सकते। जीव विज्ञानी पर वैज्ञानिक होने की विशेषता लगाने से कोई बंटवारा नहीं होगा। हाँ। वो तो सब पहले से ही वैज्ञानिक हैं। ठीक है, समझ गया। खुद को दोहराओ मत और बड़े से छोटे की तरफ चलो। अगला सिद्धांत है प्रासंगिक अनुक्रमण, रेलेवेंट सक्सेशन।
ये फिर से प्रासंगिकता जैसा लग रहा है, लेकिन इस बार क्रम के लिए। बिल्कुल सही पकड़ा। ये कहता है कि विशेषताओं को लागू करने का क्रम भी वर्गीकरण के उद्देश्य और उसके इस्तेमाल करने वालों पर निर्भर करता है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, विशेषताओं को एक एक करके लगाइए, एक साथ नहीं, वरना क्रॉस वर्गीकरण हो जाता है। क्रॉस वर्गीकरण मतलब ऐसे ग्रुप बन जाते हैं जिनके सदस्य कई श्रेणियों में आ सकते हैं, उससे भ्रम होता है। खैर, क्रम कैसे उद्देश्य पर निर्भर करता है, इसका अच्छा उदाहरण है साहित्य का वर्गीकरण। ज्यादातर लाइब्रेरीज में, जैसे डीडीसी या रंगनाथन की सीसी में, एक मानक क्रम होता है। पहले भाषा, फिर साहित्य का रूप, कविता, नाटक वगैरह, फिर काल और आखिर में लेखक या कृति। हाँ, ये तो देखा है। ये ज्यादातर लोगों के लिए ठीक है जो किसी एक भाषा का साहित्य ढूंढ रहे हैं। लेकिन सोचिए, कोई ऐसी लाइब्रेरी है जो सिर्फ दुनिया भर की कविताओं के इतिहास पर फोकस करती है, भाषा चाहे कोई भी हो। अच्छा। उनके लिए शायद ज्यादा प्रासंगिक क्रम होगा, रूप यानी कविता, फिर काल, फिर भाषा। हाँ, ये मतलब रखता है। कुछ सिस्टम जैसे यूडीसी क्रम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ताकि जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकें। और यहाँ रंगनाथन खुद मानते थे कि कोई भी एक क्रम सबके लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। उन्होंने वो कहानी सुनाई थी ना, उस पिता की जिसकी 2 बेटियां थीं, एक की शादी कुम्हार से, दूसरी की किसान से। हाँ, याद है। एक को बारिश चाहिए, दूसरी को धूप। बिल्कुल। पिता बेचारा क्या करे? इसी तरह साहित्य के मानक क्रम से टैगोर जैसे लेखक जो कई विधाओं में लिखते थे, उनकी किताबें अलग अलग जगह बिखर जाती हैं। तो मतलब क्रम तय करते वक्त ये सोचना बहुत जरूरी है कि वर्गीकरण किसके लिए है और वो उसे कैसे इस्तेमाल करेगा। ये दिलचस्प है। अच्छा, अब अनुक्रमण का आखिरी सिद्धांत, सुसंगत अनुक्रमण, कंसिस्टेंट सक्सेशन। क्या इसका मतलब है कि जो क्रम चुन लिया बस उसी पे टिके रहो? हाँ, लगभग यही, पर एक शर्त है। ये सिद्धांत कहता है कि एक बार किसी खास उद्देश्य के लिए जो क्रम तय हो गया है, उसे तब तक बदलना नहीं चाहिए जब तक कि उद्देश्य न बदल जाए। लेकिन इसकी आलोचना भी हुई थी, आपने बताया, कि अगर बाद में लगे कि कोई और क्रम बेहतर है तो? हाँ, ये सवाल उठता है। और मजे की बात यह है कि रंगनाथन ने खुद अपने कोलन क्लासिफिकेशन में कुछ विषयों जैसे केमिस्ट्री और लॉ के लिए क्रम बाद में बदला भी था। अरे, तो फिर सिद्धांत का क्या मतलब हुआ? रंगनाथन ने इसे साफ किया। उनका मतलब ये नहीं था कि किसी विषय की हर किताब पर सारी विशेषताएं लागू होंगी ही। कई बार कुछ लागू नहीं होती। सिद्धांत सिर्फ ये कहता है कि किसी विषय पर जो भी विशेषताएं लागू हो रही हैं, उन्हें उसी तयशुदा क्रम में लगाइए जो उस पूरे वर्ग के लिए बनाया गया है। बस शर्त यह है कि वर्गीकरण का मूल उद्देश्य वही रहे। स्थिरता जरूरी है ताकि यूजर्स कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो चलिए इस सब को समेटते हैं। रंगनाथन ने हमें नियम दिए, पहले ये तय करने के लिए कि वर्गीकरण का आधार क्या हो, विशेषताएं कैसी हों, विभेदक, प्रासंगिक, निश्चयात्मक, स्थायी, और फिर ये तय करने के लिए कि उन आधारों को किस क्रम में लागू करें, अनुक्रम कैसा हो, गैर दोहराव वाला, प्रासंगिक और सुसंगत। कुल मिलाकर ये वर्गीकरण को एक व्यक्तिपरक कला से निकालकर एक तार्किक, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल, ये वर्गीकरण के पीछे का जो दिमागी काम है, यानी विचार स्तर, उसके लिए एक फ्रेमवर्क है। ये सिद्धांत ये पक्का करने में मदद करते हैं कि वर्गीकरण सिर्फ जानकारी बांटे नहीं, बल्कि यूजर्स की जरूरतें भी पूरी करे। और ये सब हो ऑब्जेक्टिव, स्थिर, प्रासंगिक मानदंडों पर, जो एक लॉजिकल और कंसिस्टेंट लेकिन उद्देश्य के हिसाब से ढलने वाले क्रम में लागू हों। वो हथौड़े वाली बात याद है? सही हथौड़ा, विशेषता चुनना और उसे सही तरीके से और सही क्रम अनुक्रमण में इस्तेमाल करना दोनों जरूरी हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या निकला? रंगनाथन ने असल में किया क्या हासिल किया? उन्होंने एक तरह से जानकारी को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक वैज्ञानिक व्याकरण दिया, एक सिस्टम जो व्यक्तिगत पसंद या अंदाजे से ऊपर उठकर तर्क और उद्देश्य पर आधारित हो। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये नियम, जो शायद सुनने में थोड़े एकेडमिक लगें, आज भी सीधा असर डालते हैं कि हम लाइब्रेरीज में, डेटाबेसेस में, इंटरनेट पर जानकारी कैसे ढूंढते और इस्तेमाल करते हैं। पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं यही लॉजिक काम कर रहा होता है। चुनौती हमेशा यही रहती है कि इस स्थिरता को बदलती जरूरतों और ज्ञान के विकास के साथ कैसे बैलेंस किया जाए। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। रंगनाथन ने खुद माना कि कोई एक वर्गीकरण क्रम सबके लिए सही नहीं हो सकता, वो किसान और कुम्हार की बेटियों वाली बात। तो क्या भविष्य में तकनीक, शायद एआई,
हमें ऐसे सिस्टम बनाने में मदद कर सकती है जहां एक ही जानकारी को एक साथ कई अलग-अलग पर उतने ही वैलिड तरीकों से ऑर्गेनाइज किया जा सके, ताकि अलग-अलग जरूरत वाले लोग उसे अपने हिसाब से देख सकें, अपने लिए सबसे प्रासंगिक क्रम में। सोचने वाली बात है।